दोस्तों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, मेरा नाम सतीश बौद्ध है और बहुत लंबे समय के बाद आज आप सभी से मुखातिब हो रहा हूं। मुखातिब होने का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। आप अगर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय सामाजिक व्यवस्था और भारतीय धार्मिक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि वर्तमान सरकार ने कुछ निश्चित समाज के वर्ग को कुछ इस तरह से टारगेट किया है कि जिसके चलते हुए वो जो प्राचीन अत्याचार, जातिगत दुर्भावना और धार्मिक दुर्भावना और ईर्ष्या और द्वेष की जो व्यवस्था थी वह पुनर्स्थापित हो गई है, जिसके चलते हुए आज समाज के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रताड़नाएं, अत्याचार और सामाजिक भेदभाव पैदा होने शुरू हो गए हैं। अगर आप थोड़ा गहराई से देखें तो आप पाएंगे कि 2014 के बाद से अब तक डॉलर रुपए को चारों खाने चित्त करता जा रहा है। रुपए की औकात इतनी नहीं रह गई कि वो डॉलर के मुकाबले सीना ठोक के खड़ा हो। अगर आप और गहराई से देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो था वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो निवेशक थे, जिन्होंने भारत और भारत की अन्य कंपनियों में निवेश करके रखा हुआ था, वो धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। आप और गहराई से समझेंगे तो पता चलेगा कि भारत की एक गंदी सड़ी गली राजनीति के चलते हुए वर्तमान भारत के जो उद्योगपति थे, उन्हीं की वजह से बैंकों का एनपीए बढ़ता जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब यह हुआ कि बैंकों ने जो ऋण बड़े ही कम ब्याज दर पर इन उद्योगपतियों को दिया हुआ था, तो अब वो उद्योगपति उस ऋण को नहीं चुका रहे और पैसा लेकर के भारत से बाहर जा चुके हैं। परिणाम यह हो रहा है कि भारत की व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं रह गई है कि उन दोषियों को पकड़ करके सजा दे सके। तो ये बड़ा सोचने वाला विषय है कि वर्तमान भारत आर्थिक रूप से बिखरता और टूटता जा रहा है। बैंकों का जो एनपीए है, वो जो नुकसान बैंकों को हो रहा है, तो वो नुकसान की भरपाई एक्चुअली हो कहां से रही है? तो भरपाई आपकी और मेरी जेब से हो रही है। जानते हो, अगर आप और थोड़ा गहराई से बैंकिंग सिस्टम को समझे तो आपको पता चलेगा कि आपका एटीएम ट्रांजैक्शन का जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस थे, सेम बैंक के साथ वो घटा दिए गए हैं। अगर अन्य बैंक के साथ करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस पर आपको चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा चेक बाउंस हो जाने का चार्ज बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा चेक बुक इशू करने के चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं और बैंक के अनेकों जो चार्जेस हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। इन बैंकों के चार्ज बढ़ाने से ही बैंकों ने अपना एनपीए पूरा किया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल है। लेकिन मेरा दुख यहां पर है कि भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक दल और उनके रहनुमा वो चुप बैठे हुए हैं। आप देखिए ना, आर्थिक रूप से भारत को कितना मजबूर किया जा रहा है कि जब 2014 से पहले कच्चे तेल का दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बामुश्किल $60 प्रति बैरल होता था या $70 प्रति बैरल होता था, तो उस समय भारत में पेट्रोल की कीमत बामुश्किल 69 रुपीज पर लीटर, 68 रुपीज पर लीटर और अभी तो 70 रुपए पर लीटर हमें मिल जाता था। लेकिन वर्तमान समय में
आज जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी कच्चे तेल की कीमत बामुश्किल $70 प्रति बैरल है, $72 प्रति बैरल है, हद में तो $80 प्रति बैरल है। और कच्चे तेल की कीमत इतनी कम होने के बावजूद भी हमारे यहां पेट्रोल ₹100 लगभग प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है। और 2014 से पहले एक परिस्थिति ऐसी थी जब कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल, $125 प्रति बैरल हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में पेट्रोल ₹70 प्रति लीटर बिक रहा था। लेकिन आज $80 प्रति बैरल या $70 प्रति बैरल की कीमत है, तो आज पेट्रोल ₹100 या उससे ज्यादा बिक रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब जो गड़बड़ है उस गड़बड़ को दिखाने की जिम्मेदारी भारतीय मीडिया की होनी चाहिए, लेकिन भारतीय मीडिया तो बिक चुका है। भारतीय मीडिया तो एक भांड के रूप में काम कर रहा है। चलो मीडिया काम नहीं कर रहा तो विपक्ष को करना चाहिए था। विपक्ष तो चारों खाने चित्त है, विपक्ष के हलक से आवाज नहीं निकलती है। विपक्ष में बैठे हुए लोगों की गर्दन पर मनुवादी सरकार ने अपने जूता रख रखा है, उनको ईडी का और सुप्रीम कोर्ट का डर दिखा रखा है, सीआईडी का डर दिखा रखा है, जिसकी वजह से उनकी आवाजें बंद है। तो ऐसे में क्या किया जाए? भारत तो आर्थिक रूप से डूब रहा है, तो भारत हमारा है, मेरा है, आपका है, तो भारत को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और अगर भारत को बचाना है तो उसके लिए हमें इन बारीकियों को समझना पड़ेगा और समझ करके वर्तमान सरकार से जवाब लेना पड़ेगा, वर्तमान सरकार से सवाल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वर्तमान सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? तो आर्थिक रूप से भारत को तोड़ा गया। अब एक कदम और आगे बढ़े तो आपको पता चलेगा हिंदू और मुसलमान की टैग लाइन अब पूरे मीडिया, पूरे भारत में इन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, जबकि ये दोनों कौमें सैकड़ों सालों से एक साथ रह रही है। जब भी झगड़े हुए होंगे तो केवल और केवल ये दो नेशन की थ्योरी वाले जो लोग रहे, वो हिंदू महासभा या आरएसएस, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, श्री राम सेना के कट्टरवादी जो लोग रहे, उनके चलते हुए ही चीजें खराब होती थी और ये दोनों कौमें आपस में लड़ती थी। लेकिन मैं आपको सत्य बता के चलता हूं कि दोनों कौमों में जो झगड़ा हो रहा है, जो धार्मिक अंधविश्वास है, जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, ये जनता नहीं चाहती है, या आपस में ये लड़ना नहीं चाहते हैं। ये मनुवादी सरकार के लोग हैं जो इन्हें आपस में लड़ा रहे हैं, जो आपस में भड़काते हैं और इन दोनों कौमों को लड़ाते हैं। तो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव लोगों ने सेट कर दिया, पूरे देश में वो छाया हुआ है। दूसरी तरफ अगर गहराई से देखें तो भारत में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, इनके आरक्षण को धीरे धीरे करके इन्होंने निस्तो नाबूद कर दिया है। कैसे निस्तो नाबूद कर दिया है? सबसे पहले तो इन्होंने निजीकरण करना शुरू कर दिया। निजीकरण की एक ऐसा तरीका है जिससे आरक्षण तो रहेगा लेकिन आरक्षण को निष्प्रभावी कर दिया जाएगा, और वो कर दिया गया है। धीरे धीरे सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है, यहां तक कि अब तो रेलवे की भी बारी आ रही है, रेलवे भी प्राइवेट किया जा रहा है। आप सोच के देखिएगा कि वो लोग जो बड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके, रात दिन पढ़ाई करके किसी तरह से वो सरकारी नौकरियों में जाते हैं और फिर रातों रातों लाला के नौकर बन जाते हैं। जैसे दिल्ली में पावर डिस्ट्रीब्यूशन बीएसईएस को दे दी गई या टाटा पावर को दे दी गई, आगरा में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम टोरेंट पावर को दे दिया गया, अब वो सब लाला के नौकर हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई सरकारी कंपनी घाटे में चल रही है तो लाला के यहां भी तो घाटे में ही रहेगी वो, लेकिन लाला उसे प्रॉफिटेबल बना देता है। लेकिन ये वर्तमान सरकार के घटिया नुमाइंदे उसको प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे हैं। ये एक मूर्खता से भरा हुआ परिचय है वर्तमान सरकार का कि वो संभाल नहीं पा रही है चीजों को। केवल बात यही खत्म नहीं हुई, अब इन्होंने एक नया ट्रेंड और शुरू किया है कि सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी पद के जो बड़े बड़े पद में भर्ती हो रही है, वहां लेटरल एंट्री इन्होंने शुरू कर दी है। अन्यथा
वहां पर जो भर्ती हुआ करती थी वो यूपीएससी के एग्जाम को पास करके हुआ करती थी, तो जिसमें आपके और हमारे समाज के लोग यानी कि बहुजन समाज के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी मौका मिलता था कि वो भी वहां पहुंचे और नीति निर्धारण में अपनी भूमिका अदा करें। लेकिन अब एक कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। ऐसे में क्या होगा, वर्तमान मनोवादी सरकार केवल उन्हीं लोगों को भर्ती कर रही है जिन्हें यह चाहती है, जो इनके चहीते लोग हैं। जो इनके चहीते लोग हैं वही अब लेटरल एंट्री के माध्यम से जो है सचिवालय में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से आपके आरक्षण को यहां पर भी समेट दिया गया। इवन यहीं पर ही नहीं रुके ये लोग, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन्होंने एक बात कहलवाई कि जो है ये एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है कब तक दिया जाएगा भाई, इसकी समय सीमा निर्धारित की जाए। सोच के देखिए मित्रों, अगर सुप्रीम कोर्ट, भारत की सर्वोच्च अदालत ये कह रही है कि कब तक आरक्षण दिया जाए, तो इसका मतलब साफ है कि आरक्षण के ऊपर तलवार लटकी हुई है। और एक और बयान दिलवाया गया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एससी एसटी को दिया जाने वाला जो रिजर्वेशन है उसमें क्रीमी लेयर लगाई जाए, अर्थात आपको जो आरक्षण मिला है और उस आरक्षण की बदौलत अगर आपका आर्थिक स्तर बेहतर हो गया तो अब आपके परिवार में किसी और व्यक्ति को वो आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो मैं यहां ये कहना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट और वर्तमान जो वित्त मंत्री हैं या वर्तमान के जो संविधानविद हैं जो सरकार चला रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि आरक्षण का आधार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कभी भी आर्थिक नहीं रखा था। आरक्षण का आधार हमेशा से ही सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की वजह से ही इन लोगों को आरक्षण दिया गया, क्योंकि हजारों सालों से इस समाज के लोगों को बहिष्कृत करके रखा गया, इस समाज के लोगों को समाज से ठुकरा कर रखा गया, इनको पछाड़ कर रखा गया, इनको शिक्षाओं से वंचित रखा गया, इनको रोजगारों से वंचित रखा गया। तो ऐसे में ये लोग समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। तो इन समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अफर्मेटिव एक्शन के रूप में आरक्षण दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आर्थिक आधार आरक्षण का है ही नहीं तो आप क्रीमी लेयर लगा कैसे सकते हैं आर्थिक आधार पर। और इवन चलो जो आरक्षण दिया गया वो इस बात पे दिया गया कि समाज में बराबरी आए, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा क्या वास्तव में आरक्षण के आने से समाज में बराबरी आ गई है? क्या बनिया बामन ठाकुर आपके साथ रोटी बेटी करेगा? किसी सूरत में नहीं करेगा। तो सामाजिक गैर बराबरी है, तो जब तक सामाजिक गैर बराबरी रहेगी तब तक आरक्षण भी रहेगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह रहा है कि भाई साहब इसमें क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, इसकी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि वर्तमान सरकार वचनबद्ध है आपके आरक्षण को समाप्त करने के लिए, जो धीरे धीरे कर भी रही है। वर्तमान सरकार ने क्या कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन लोगों ने मिलकर क्या किया, वो ये किया कि जब आपका मेरा बच्चा जो है किसी नौकरी के लिए आवेदन करता था, भले ही तमिलनाडु में करे, भले ही पंजाब में करे, भले ही वो बंगाल में करे, तो क्या होता था, उसे आरक्षण मिलता था। लेकिन अब क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले व्यक्ति को आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश में मिलेगा, तमिलनाडु में नहीं मिलेगा, दिल्ली में, हरियाणा में नहीं मिलेगा। ये लागू कर दिया गया। इसका मतलब आपके संविधान को, आपके आरक्षण को सीमित कर दिया गया। केवल इतना ही नहीं, इन वर्तमान मनोवादी सरकार और अन्य जो संस्थाएं हैं उन लोगों ने क्या किया, आपका जो बच्चा है बड़ा मेधावी भी होता है, जो मेधावी छात्र है अगर उसके मार्क्स 90% या 90% से ज्यादा मार्क्स आते थे तो उसे जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाता था और एससी की एक सीट बच जाती थी और एसटी की एक सीट बच जाती थी। ऐसे में क्या होता था, जो गरीब जिसको मौका नहीं मिला उसे मौका मिलने की संभावना बढ़ जाती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, आपके बच्चे के भले ही 100 में से 50,000% नंबर क्यों ना आ जाए, वो केवल 15% और 7.5% में रहेगा, उसको आगे शिफ्ट नहीं किया जाएगा। तो आप देखिएगा किस तरह से इन्होंने आपके आरक्षण को निस्ते नाबूद कर दिया। और पदोन्नति में आरक्षण को जो है वो तो खटाई में चला गया, उस खटाई में पहुंचाने वाले तो आप ही के लोग थे। खैर, आरक्षण समाप्त हुआ। आप ये देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था को खराब किया गया और महंगाई को बढ़ा दिया गया, बेरोजगारी को बढ़ा दिया गया,
आपका आरक्षण समाप्त कर दिया गया। आप गहराई से सोचिएगा कि आपको चारों तरफ से बांधा जा रहा है। तो जो वक्त गुलामी के आपने देखे हैं वो वक्त लौट के आने वाले, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है कि आपके संविधान को भी बदला जाएगा। नया संसद जैसे आएगा तो वैसे ही नया संविधान भी लागू होगा और नया संविधान जो है वो मनुस्मृति पर आधारित होगा। ऐसी अफवाहें हैं या ऐसी जो है जानकारियां उपलब्ध हो रही हैं। तो ऐसे में सोच के देखिए कि कितना भयावह जो है माहौल होने वाला है। तो ऐसे में मित्रों, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, केवल अभी तो सारी डिटेल नहीं बता रहा हूं, बहुत सारी बातें हैं जो भी रह गई हैं जो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन फिर भी आपको एक जानकारी जरूर दे दूं। अगर हमने 2024 से पहले सारे समाज को एकजुट करके वर्तमान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि जो गुलामी के पुराने दिन है वो वापस लौट करके आ जाएंगे। वो दिन दूर नहीं कि जो अत्याचार बदस्तूर आपके ऊपर चलते रहा करते थे वही अत्याचार बदस्तूर फिर से जारी कर दिए जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब आपके संविधान को निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा और मनुस्मृति का पाठ आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। तो वो जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी उसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं, समाजवाद को खत्म करके पूंजीवाद को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। तो ये देश गर्त में जाता चला जाएगा, अंधेरे में जाता चला जाएगा। ऐसे में हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। तो मैं सतीश बौद्ध व्यक्तिगत रूप से आप सभी से निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि कम से कम एक बार फिर से एकजुट हो जाएं और लोकतंत्र बचाओ जन आंदोलन के माध्यम से इस वर्तमान सरकार से सवाल करें, क्वेश्चन करें कि आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। और इस सरकार को न सिर्फ सवाल करें बल्कि 2024 में इस सरकार को जवाब दें और इस सरकार को गिरा करके एक मजबूत सरकार बनाएं और एक बेहतरीन नेतृत्व इस देश और इस समाज को आप प्रदान करें। इस आंदोलन का हिस्सा बन करके हम अपनी आवाज को बहुत जोर से उठा सकते हैं, पुरजोर तरीके से उठा सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोकतंत्र बचाओ जन आंदोलन के माध्यम से 8 जनवरी 2023 को एक बहुत बड़े जन सैलाब के रूप में दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठे हों ताकि हम वर्तमान सरकार की जड़ें हिलाने के लिए वहां पर वचनबद्ध हो जाएं। 5 लाख से अधिक संख्या में वहां लोग उपस्थित होने वाले हैं। रात दिन मैं कैडर कर रहा हूं, मेरी टीम काम कर रही है, मेरे लोग काम कर रहे हैं, जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के रात दिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि लोकतंत्र बचाओ जन आंदोलन के माध्यम से वर्तमान सरकार को करारा जवाब देने के लिए वचनबद्ध हो जाए, एकजुट हो जाए, कम से कम एक बार हो जाए। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को केवल अपने तक नहीं रखेंगे, इसे पूरे देश में फैलाएंगे, सभी जगह हमारे समाज के सभी लोगों को जागरूक करेंगे ताकि हम सब एकजुट होकर के 8 जनवरी को दिल्ली में हल्ला बोल कर सके। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं। दोबारा फिर से उपस्थित रहूंगा और एक एक विषय को पूरे विस्तार से बताऊंगा ताकि हम इस जन आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हो सके। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।